हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा शिखर क्लासेज। जैसा कि आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हिंदी का सबसे बेहतरीन टॉपिक वर्णमाला। तो आइए देखते हैं वर्णमाला में क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। तो वर्ण क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। मानक इकाई को वर्ण कहा जाता है। किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। फिर आप बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई, इसको सार्थक अर्थपूर्ण इकाई को ही शब्द कहा जाता है। अर्थपूर्ण इकाई को ही शब्द कहते हैं। तो आपने वर्ण पढ़ा, ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर आपने शब्द पढ़ा, ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई को ही शब्द कहते हैं। फिर तो बात करते हैं, आपने वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा, फिर हम बात करते हैं वाक्य क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई को ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य कहते हैं। तो वर्णमाला में आपने तीन चीजें देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई, सार्थक अर्थपूर्ण इकाई को ही शब्द कहा जाता है। फिर वाक्य क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई को ही वाक्य कहा जाता है। फिर बात करते हैं मानक ध्वनियां है क्या। ये जो हमने आपको बताया कि छोटी मानक इकाई, ये मानक ध्वनियां है क्या? मानक ध्वनियां जो आपके वर्णमाला में है, एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। एक होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। तो आज हम केवल स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे। तो बात करते हैं स्वर क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे स्वर किसे कहते हैं या स्वर की परिभाषा क्या होती है। ऐसे वर्ण या ऐसे ध्वनियां जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जो बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, उसी को स्वर कहा जाता है। अब आपको आपके सिलेबस में, आपके वर्णमाला में स्वर के बहुत तरीके से भेद मिलते हैं। यह स्वरों की संख्या पूछी जाती है कि मूल स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। एक बहुत ही फेमस है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने होते हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आज हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि स्वर जो होता है, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। और एक आपका आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर कहते हैं इसको। मतलब स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। और मूल स्वर क्या है? जो पहले से ही उत्पन्न है, जिसका निर्माण पहले से ही हुआ, उसे मूल स्वर कहते हैं। और दीर्घ संधि स्वर क्या है? जिसका निर्माण स्वरों के योग से मिलकर बना, उसे दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वर में क्या आता है? केवल आपके चार वर्ड आते हैं। आपका आता है छोटा, छोटी, छोटा और री। ये चार वर्ण जो है ये पहले से ही उत्पन्न हुए हैं, बिना किसी स्वर की सहायता के इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। फिर बात करते हैं दीर्घ संधि स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दीर्घ संधि स्वर आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है सजातीय संधि स्वर, एक आपका होता है सजातीय संधि स्वर, और दूसरा आपका होता है विजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर। अब सजातीय संधि स्वर का मतलब क्या है, विजातीय संधि स्वर का मतलब क्या है। सजातीय संधि स्वर का मतलब है ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनका निर्माण एक ही स्वर से मिलकर बना हो। जैसे आपका आता है बड़ा आ, बड़ा आ का निर्माण आप देखेंगे किससे होता है,
छोटा और छोटा आ से मिलकर ही बड़ा आ का निर्माण होता है। छोटा आ और छोटा आ से मिलकर ही बड़ा आ का निर्माण होता है, इसलिए इसे सजातीय संधि स्वर कहा जाता है। फिर बात करते हैं विजातीय संधि स्वर में। जैसे आपका आता है ए, तो ए का निर्माण आप देखेंगे छोटा आ और छोटी ई से मिलकर होता है। तो छोटा आ और छोटी ई ये क्या है, दोनों अलग अलग स्वर है, इसलिए इनको विजातीय संधि स्वर कहा जाता है। ठीक, छोटे ए का निर्माण छोटा आ और छोटी ई से, और बड़ा का निर्माण छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बड़ा का। फिर दूसरा आपका वर्ड होता है बड़ी, देखेंगे छोटी ई धन छोटी ई से मिलकर बड़ी का निर्माण होता है। फिर आपका आता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ का निर्माण छोटा ऊ धन छोटा ऊ से। तो सजातीय स्वर और संधि स्वर। सजातीय स्वर में देखा आपने 3 वर्ण होते हैं, एक आपका बड़ा, फिर दूसरा बड़ी और तीसरा बड़ा ऊ। बड़ा का निर्माण दोनों छोटा से, बड़ी का निर्माण दोनों छोटी से, और बड़ा का निर्माण छोटा ऊ धन छोटा ऊ से। फिर आप देखेंगे विजातीय संधि स्वर। ए का निर्माण छोटा आ धन छोटी ई से, आय का निर्माण छोटा आ धन ए से, ओ का निर्माण छोटा आ धन छोटा ऊ से, और अ का निर्माण छोटा आ धन ओ से। तो इस प्रकार से आपके एक सजातीय संधि स्वर, एक विजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर में आपके 3 वर्ण आते हैं, विजातीय संधि स्वर में आपके 4 वर्ण आते हैं। इसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो स्वरों का भेद कैसे होता है इसको देखेंगे। स्वर के भेद, तो कई भेद हैं स्वर के। जैसे एक होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के केवल 2 ही भेद होते हैं, एक आपका होता है मात्रिक स्वर और एक आपका होता है अमात्रिक स्वर। मात्रिक स्वर किसे कहते हैं और अमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिसमें मात्राओं का प्रयोग होता हो उसे मात्रिक स्वर, और ऐसे स्वर जिसमें मात्रा का प्रयोग ना हो उसे अमात्रिक स्वर। तो अमात्रिक स्वर में केवल आपका छोटा आता है, जितने उसके बाद जितने भी आपके स्वर है सब क्या है, मात्रिक स्वर है। आप देखेंगे छोटा आ का मात्रा आपको कहीं नहीं मिलता, बाकी जितने भी स्वर है उसके सभी की मात्राएं होती है। जैसे बड़ा आ का मात्रा होता है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ का मात्रा होता है, बड़ा ऊ का मात्रा होता है। इस तरीके से जितने भी स्वर है सबकी मात्राएं होती है, लेकिन छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे अमात्रिक स्वर बोला जाता है। और जितने भी स्वरों की मात्राएं होती हैं उसे मात्रिक स्वर बोला जाता है। इसके बाद अगला जो भेद पढ़ेंगे, मात्रा काल के आधार पर यानी समय के आधार पर, मात्रा के समय के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा काल के आधार पर जो स्वर का भेद होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। मात्रा काल के आधार पर स्वर का भेद 3 प्रकार का, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे, अल्प समय का ह्रास हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की तुलना में जहां दुगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर की तुलना में जहां दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की तुलना में जहां 3 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर की तुलना में जहां 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। बात करते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर में आपके 4 वर्ण आते हैं और दीर्घ स्वर में आपके 7 वर्ण आते हैं। अब कौन कौन से वर्ण? आपका छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे, ये आपके 4 क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो 7 हुए, 4 हो गए। बाकी प्लुत स्वर में आप देखे होंगे आपके बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे ओम, राम, ये सब आपके क्या है? प्लुत स्वर है, यानी जहां ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना का समय लगे उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। फिर आगे जो हम आप पढ़ेंगे तो हम आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर कुल स्वर 10 होते हैं। लेखन के आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड किसमें आते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर की कुल संख्या 10 होती है। तो आपका इसमें आता है छोटा, बड़ा,
छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री को इसमें नहीं लिखा जाता, तो ए, आई, ओ, औ। ठीक, तो कितने हुए टोटल? 10 हुए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल 10 ही आपके उच्चारण के आधार पर स्वर की कुल संख्या होती है। फिर आगे देखते हैं लेखन के आधार पर, तो इसमें 11 होते हैं, तो 10 ऊपर आपके है ही, और 11वां आपका जो री उसमें नहीं लिखा जाता है, जिसमें री भी आता है। फिर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर की कुल संख्या जो ऊपर है आपकी 11, सेम वही आपकी कांता प्रसाद गुरु के अनुसार भी होता है। 11 यहाँ, 11 यहाँ। फिर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 आपके ऊपर है ही, जो 2 नहीं है आपका, जो आपका अयोगवा होता है अंक और आहा, इसको क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं, अयोगवा। इन दोनों को अयोगवा बोला जाता है, और एक योग को क्या बोला जाता है? अंक को बोला जाता है अनुस्वर, और आहा का बोला जाता है विषय। आहा को क्या बोला जाता है? विषय। तो इस तरीके से स्वर आज इतना हमने आपको पढ़ाया है। आगे की नेक्स्ट जो स्वर के भेद हैं, जैसे मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर स्वर के भेद, तो तरह तरह के भेद हैं। तो हमने पढ़ा स्वर के भेद में समय और काल के आधार पर स्वर का भेद, मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। तो अगला है जो स्वर का भेद जीवा या जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, जो कि 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका अग्रस्वर, दूसरा आपका होता है मध्य स्वर, और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखते हैं अग्रस्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मध्य स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अग्रस्वर में आपके छोटी, बड़ी, ए, ऐ, 4 वर्ण आपके अग्रस्वर में आता है, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। मध्य स्वर में आपका केवल छोटा आता है, और बाकी जितने भी बचते हैं, इनके अलावा जितने भी बचते हैं आपका पश्च स्वर, जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक आपका है आ, जिस पर हाशिया लगा होता है। तो 6 वर्ण आपके पश्च स्वर में, मध्य स्वर में 1 वर्ण, और अग्र स्वर में 3 वर्ण। आगे जो अगला भेद है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद, खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो सबसे पहले अगर इसको हम बांटेंगे तो 2 भागों में होता है। एक आपका बंद, या इसी को बोलते हैं उच्च स्वर, दूसरा आपका है खुला, जिसे बोलते हैं निम्न स्वर, खुला या निम्न स्वर। तो अब इसको जब हम बांटेंगे, बंद स्वर 2 प्रकार का, एक होता है आपका समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, और दूसरा आपका होता है अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। खुला या निम्न जब बांटेंगे तो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है विपरीत स्वर, और दूसरा होता है अर्ध विपरीत स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। अब हम देखते हैं कि समृद्ध स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अर्ध समृद्ध में कौन कौन से वर्ण आते हैं, विपरीत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और अर्ध विपरीत में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो समृद्ध स्वर में भी आपके 4 वर्ण आते हैं, जिसमें आपका छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। और अर्ध समृद्ध स्वर में आपके 2 वर्ण आते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर में आपके 2 वर्ण, एक आता है ए और एक आता है ओ। ठीक, एक आपका आता है ए, दूसरा आता है ओ। बात करते हैं विपरीत स्वर में। विपरीत स्वर में केवल आपका एक वर्ण आता है बड़ा, क्या आता है? बड़ा। अब बात करते हैं अर्ध विपरीत में। तो जो भी आपका बचता है, जैसे छोटा बच रहा है तो छोटा अर्ध विपरीत में आएगा। इसके अलावा क्या बच रहा है? अय बच रहा है, औ बच रहा है, और आते आ जिस पर हाशिया लगा होता है। तो इतने वर्ण, 4 वर्ण आपके अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत और विपरीत में केवल आपका बड़ा, अर्ध समृद्ध में आपके ए और ओ, और समृद्ध में आपकी छोटी, बड़ी, छोटा हुआ, बड़ा हुआ। मतलब 4 वर्ण आपके यहाँ, 2 वर्ण यहाँ, विपरीत में केवल 1 वर्ण, और अर्ध विपरीत में आपके 4 वर्ण। याद करने का तरीका क्या है?
जैसे अग्रस्वर है तो अग्रस्वर में 4 वर्ण, दोनों ई और दोनों ए। मध्य स्वर में केवल आपका छोटा आ, बाकी जितने भी बचते हैं आपके स्पष्ट स्वर में। इसी तरीके से इसको याद करने का तरीका क्या है, समृद्ध स्वर में समृद्ध स्वर 4 वर्ण, दोनों ई दोनों उ। अर्ध समृद्ध ए ओ और विवृत में बड़ा आ, बाकी जितने भी बचते हैं आपके अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। लास्ट आपका जो भेद आपका बचा है, लास्ट भेद आपका जो बचा है स्वर में, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। तो होठों की आकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी किसे कहते हैं और आवृत्तमुखी किसे कहते हैं? तो बात करते हैं वृत्तमुखी, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर ओठ क्या हो जाए, गोल हो जाए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर ओठ गोल हो जाए उसी को वृत्तमुखी। और आवृत्तमुखी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर ओठ गोल ना हो, ओठ गोल ना हो, उसे आवृत्तमुखी कहते हैं। तो बात करते हैं कि वृत्तमुखी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आवृत्तमुखी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वृत्तमुखी में आपका छोटा ऊ, आप उच्चारण करेंगे खुद देखेंगे कि आपका ओठ क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। और आवृत्तमुखी में बाकी जितने भी वर्ण आपके बचते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ये सभी आपके आवृत्तमुखी में आते हैं। और वृत्तमुखी में दोनों उ और दोनों ओ, मतलब छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो इस प्रकार से आपका जो पहला सेशन स्वर का था वर्णमाला में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी SSC की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल वीडियो की तैयारी कर रहे हो, टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में हिंदी सिलेबस है तो वर्णमाला का सबसे बड़ा स्थान है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वर्णमाला से देखने को मिलते हैं। तो अगली जो है नेक्स्ट वीडियो व्यंजन की कल आपको मिलेगी। स्वर आप पढ़िएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उस चीज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।